2024 का जनादेश सामने आने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार कल यानी 9 जून को शपथ लेंगे। इसी बीच अब मंत्रिमंडल की गठन को लेकर या मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यानी कि एनडीए की जो सरकार है वो ज्यादा गठबंधन के भरोसे चलेगी, तो जाहिर तौर पे गठबंधन के दलों का भी रिप्रेजेंटेशन होना है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश से किनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में किनको शामिल किया जाए, इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। कई नाम सामने आ रहे हैं। आज डेली लाइन के इस डिस्कशन में हम भी उन्हीं नामों पर चर्चा करेंगे कि आखिर किन समीकरणों के तहत और क्या कुछ करके जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी और किन नामों को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शुक्ला जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत जी, जिस तरीके से चलिए सर, एक पहला स्टेज सरकार ने पार कर लिया, सरकार गठन को लेकर जो बातें हो रही थी वो अब सहमति बन गई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार के लिए चुन लिया गया। अब वो कल शपथ लेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है मंत्रिमंडल में किनको जगह दी जाए, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे खेलती थी। क्योंकि चाहे 2014 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अकेले तौर पे जो है मेजॉरिटी के ऊपर रहती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी से पीछे रह गई है और गठबंधन का ज्यादा भरोसा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 14 मंत्री थे जिसमें से 7 चुनाव हार गए। तो किस तरीके से जो मंत्रिमंडल की जो रूपरेखा होगी उसमें उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा और किन किन नामों पर चर्चाएं चल रही, किन नामों को शामिल किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत तगड़ा झटका लगा है जी। 64 सीटों से सीधे तौर पर 33 और 2 35 सीटों पर एनडीए आ गया। 36 सीटों पर उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, सबसे पहले तो ये आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से कम नहीं है कि वो चुनाव हारने के बाद अपने नेताओं को अनाथ की तरह छोड़ दे। उनमें से नहीं है, हमने कई बार देखा है इस बात को। चाहे 2014 का चुनाव देखिए, स्मृति ईरानी चुनाव हारी और उनको मंत्रालय में शामिल किया गया, ठीक ठाक मंत्रालय मिला। दिनेश सिंह को देख लीजिए आप, रायबरेली में इनको भी मिला। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच दी और संविधान को अपने सिरमाथे से लगाया, उससे एक बात एकदम साफ हो चुकी है कि भले ही नई सरकार का गठन ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी अपने आगे के काम में लगी है जी। इस बार मुझे लगता है बीजेपी को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो संविधान और 400 सीटों को लेकर के संविधान बदलने वाले नैरेटिव से हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा जो फोकस होगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खास तौर पर वो होगा ऐसे समुदायों को टारगेट करने का, ऐसे समुदायों में भरोसा जताने का जो सीधे तौर पर इस नारे से, इस नैरेटिव से प्रभावित हुए। मैं बात ओबीसी, दलित और मुस्लिम्स की कर रहा हूं, अल्पसंख्यकों की कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, अल्पसंख्यकों का एक बार किनारे कर दीजिए, क्योंकि बीजेपी की जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स रही है वो मुसलमानों को लेकर तो कम से कम कभी नहीं रही, और वो हमने इस बार के चुनाव प्रचार में देखा भी। अब आते हैं दलित और ओबीसी। तो दलित और ओबीसी के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर सारा खाका खींचा जाना है। एक तो हो गया ये जातीय समीकरण और दूसरा हो गया आपका क्षेत्रीय समीकरण। देखिए, आपको क्षेत्रीय समीकरण भी साधने पड़ेंगे। आप पश्चिम से मान लीजिए, अगर आपको ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया तो आपको पश्चिम से एक ब्राह्मण देना पड़ेगा, एक पूरब से देना पड़ेगा। अवध से ब्राह्मण हार गए तो आपको एक अवध से देना पड़ेगा। जैसे अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर से चुनाव हार गए तो उनकी जगह पर कोई ना कोई एक ब्राह्मण चेहरा फिट करना पड़ेगा। दिनेश शर्मा का नाम चल रहा है अवध क्षेत्र से, हो सकता है वो भी आ सकते हैं। पश्चिम की बात करेंगे तो वहां से भी इस बार जो चर्चा चल रही है वो ये है कि हो सकता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये काफी चौंकाने वाला नाम है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। पिछले 2 दिनों में रेस में सबसे जी चल रहा है जी। और इधर अगर आप पश्चिम में, पूरब में जाएंगे तो महेंद्रनाथ पांडे चुनाव हार चुके हैं। तो यहां से भी कोई ना कोई एक बड़ा नाम ब्राह्मणों का होना चाहिए, उस जगह पर कम से कम फुलफिलमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो क्षेत्रीय प्लस जातीय समीकरण साधने की कोशिश है। अब आप ओबीसी में आ जाएंगे तो ओबीसी में तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो चल रहे हैं। छत्रपाल गंगवार का नाम चल रहा है,
बरेली से वो चुनाव जीत करके आए हैं, और भी तमाम ऐसे नाम हैं। महिलाओं की बात करेंगे तो इस बार अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मंत्रालय में उनको जगह मिल सकती है। दलितों की बात करेंगे तो अनूप वाल्मीकि हैं, हाथरस से चुनाव जीते हैं, एसपी सिंह बघेल हैं, आगरा से चुनाव जीते हैं। तो इन दोनों में से चेहरों को भी जगह मिल सकती है, क्योंकि आगरा एक क्षेत्र अलग है और इधर आएंगे तो वो पूर्वांचल का इलाका आ जाता है, तो वहां पर भी एक बड़ा आपको टर्न देखने को मिलेगा। और इसलिए भी क्योंकि जातियों को साधना अभी 2 साल बाद, 2 साल का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उत्तर प्रदेश को साधना है जी। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, लेकिन हाँ, मंत्रालयों की संख्या जरूर कम होने वाली है। 14 मंत्री थे, हो सकता है इस बार कम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि यहां पर जो है जो पिछली बार संख्या थी उससे कम भले थोड़ा हो, लेकिन हाँ, वो पूरा उनका टारगेट क्षेत्रीय प्लस जातीय समीकरण दोनों को साध करके इस बार बीजेपी चलेगी। अच्छा, एक बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिला, अखिलेश यादव ने जब पीडीए का नारा दिया तो उस समय वो नारा कई राजनीतिक पंडित थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस चुनाव में ये देखने को मिला कि अखिलेश यादव का पीडीए का जो समीकरण है उसने काम किया, तो कहीं ना कहीं उसने भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौती बढ़ा दी है। तो ये चुनौती मंत्रिमंडल का ये जो विस्तार हो रहा है उसमें भी ये देखने को मिल रही है, और लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं नामों को लेकर, और उसी में पेच फंसा भी हुआ है। तो क्या अब पीडीए को मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को तोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो पीडीए हमेशा के लिए भाजपा के लिए चुनौती साबित हो गया क्या? देखिए, इस बार का आप चुनाव देखेंगे तो सिर्फ समीकरणों पर ही नहीं नतीजे आए हैं, समीकरण प्लस नैरेटिव, ठीक है। एक सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश में जो चीज चली, हम लोग भी देख रहे थे, आप भी ग्राउंड पे थे, आप लोग भी महसूस कर रहे थे, जो सबसे बड़ी बात थी वो नैरेटिव की थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को जो मुझे लगता है, मतलब अगर आप वर्टिकली देखेंगे, एक तरफ नैरेटिव देख लीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी के वाले खांचे में देखकर रखकर देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से करो या मरो की स्थिति थी। वो लोग एकजुट थे, वो लोग ये नहीं देख रहे थे कि हम अलग पार्टी हैं या दूसरी पार्टी, वो लोग सीधे तौर पर मोदी को टारगेट कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे। और मैं आपको अभी एकदम ताजा जानकारी दे दूं, अभी मेरी किसी से कांग्रेस पार्टी में बात चल रही थी, अभी बैठक वहां कल रात में बैठक हुई है और नैरेटिव को लेकर के ही वहां बैठक हुई है। बड़ी उत्तर प्रदेश की बड़ी हाई लेवल बैठक हुई है और उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि हमने केंद्र में मोदी को टारगेट किया, इस बार हमको योगी को टारगेट करना है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। महिला सम्मान के मुद्दे पर, महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसके मुद्दे पर योगी को टारगेट करने की बात चल रही। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समीकरण के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, नहीं बड़ा उलटफेर नहीं कर सकते, आपको एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा, समीकरण प्लस नैरेटिव। तो नैरेटिव पे सबसे ज्यादा फोकस रहा इस बार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें, जो 400 पार वाला नारा चला, उसने एक बड़ा नुकसान किया ये कि जो बीजेपी का वोटर था, बीजेपी का समर्थक था, वो बड़ा आश्वस्त हो गया, वो बड़ा ढुलमुल रवैये में आ गया, अरे ठीक है 400 पार तो आ ही रहा है। दूसरी तरफ यही 400 पार को, इसी नारे को विपक्ष ने अपना हथियार बना लिया और संविधान से जोड़ दिया। और इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार दलितों पर और ओबीसी पर भारतीय जनता पार्टी की खास नजर रहने वाली है और इसकी झलक मोदी मंत्रिमंडल में भी देखने को। जी बिल्कुल, अब दलित वाले मुद्दे पे ही मैं आ रहा था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का इस बार माना जा रहा है कि जो कोर दलित वोटर है वो जो है गठबंधन की तरफ चला गया, यानी कि सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ उसका वोट पड़ा। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक में काफी हद तक सेंध लगाई थी। कौशल किशोर को मंत्री बनाया गया था केंद्र सरकार में, वो दलित चेहरे के रूप में, ठीक है, और साथ में कई और लोग थे जो दलित चेहरे के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे उत्तर प्रदेश को। इस बार ये लोग चुनाव हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बेचैनी ये भी हो सकती है कि जो है ये जो दलित वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी से तो खिसका ही खिसका, जो बसपा का कोर वोटर था वो बसपा से खिसक के गठबंधन में चला गया। तो 2027 के लिए ये भी क्या एक चुनौती हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? एकदम आपने सही कहा, जो पीडीए वाली बात कर रहे हैं, हमने पिछले सवाल में नैरेटिव को स्पेस दिया। समीकरण पे अगर आप देखेंगे तो समीकरणों में बहुजन समाज पार्टी एकदम साफ हो गई जी, एकदम साफ हो गई।
और इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा का भी नुकसान किया, ऐसा नहीं है सिर्फ सपा का नुकसान किया है, भाजपा का बड़ा नुकसान किया। सपा से ज्यादा, सपा और कांग्रेस गठबंधन से ज्यादा नुकसान बीजेपी का हुआ है। 26 सीटें शायद, 31 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो मार्जिन है वो बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट का जो मार्जिन था उससे कहीं ज्यादा है जी। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से नुकसान किया है बहुजन समाज पार्टी ने। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो कोर वोटर था, खास तौर पर जाटो वोटर की बात कर लें, अलग अलग पॉकेट में अलग अलग उसको जाति के नाम से आप कह सकते हैं, जाटो वोटर इस बार थोड़ा बहुत मायावती जी से छिटक गया जी, क्योंकि वो सीधे तौर पर आपको नंबर्स में वो परसेंटेज में दिख रहा है, वो उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। और उसके छिटकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से एक मोमेंटम बना था बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स में, उसके संगठन में आकाश आनंद को लेकर के, क्योंकि एक बड़े लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी बड़ी पारंपरिक, बड़ी पुरानी टाइप की रणनीति पर चली आ रही थी। वो आए तो एक धार देने की कोशिश की, एक नया जोश आया कैडर में, अटैकिंग पॉलिटिक्स, वो एकदम एग्रेसिव पॉलिटिक्स पर उन्होंने जोर दिया। जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया, सीतापुर की रैली में बीजेपी को टारगेट किया, तो बड़ा एक जोश था। आप देखिए एससी में जो जाटो वोटर है वो बाकी एससी कम्युनिटी में कम से कम जोश भरने का काम करता है, लठायत कम्युनिटी बोली जाती है एससी में कम से कम उसको। तो वो एक बार उन्होंने जब जोश भरने की कोशिश की और मायावती ने जिस तरीके से उनको बैकफुट पर धकेल दिया, पद से हटा दिया, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज गया कार्यकर्ताओं में कि देखिए भाई, बहन जी जो है बहुत ज्यादा दबाव में है, अपना वोट नहीं खराब करते हैं, कम से कम हम दूसरा ऑप्शन तलाश लें। तो बीजेपी के अगेंस्ट जो वोटर था बसपा का, वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में आ गया। ये बड़ा कारण था। बिल्कुल। तो ये पूरा चुनाव ही जो था वो नैरेटिव और समीकरणों पे रहा। अब देखना होगा, चूंकि सरकार का गठन होने जा रहा है, मंत्रिमंडल में किस तरीके से, खासतौर से उत्तर प्रदेश जहां पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पे ये किस तरीके से अपने समीकरणों को साधते हैं, इस मंत्रिमंडल में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।